हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर, सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन। कैसे सोशियोलॉजी की शुरुआत एक डिसिप्लिन के रूप में होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी का हम अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करके देखें तो इसका जो एटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है वो होता है सोशियस प्लस लॉजी। ये दो वर्ड एक लैटिन और एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन, मतलब साथी, और लॉजी का मतलब टू स्टडी। तो हम अपने आसपास हम जिनके साथ रह रहे हैं, जो रिलेशंस बना रहे हैं, उन सबको स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाया जाता है इन वेरी लेमन टर्म। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की बात करें तो ये एक बड़ा नया और नेसेंट डिसिप्लिन है। कुछ लोग इसको सोशियोलॉजी को एज ए क्यूट सब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि अभी इसको खुद की अपनी पहचान के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं। सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है, ये अपना सब्जेक्ट मैटर खुद ढूंढ रहा है। फिर ये डिसाइड भी नहीं कर पा रहा कि ये नेचुरल साइंसेस के अंदर आता है या सोशल साइंसेस के अंदर आता है। तो एज अ सब्जेक्ट के रूप में इसको एस्टेब्लिश होने में भी अभी समय लग रहा था। जब सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई उस समय ये किससे इन्फ्लुएंस था? नेचुरल सोशल साइंस से, नेचुरल साइंस से सॉरी। जो शुरुआती सोशियोलॉजिस्ट थे उस 19th सेंचुरी की शुरुआत के समय में, तब बहुत से जो लोग थे वो नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, इन सबसे काफी इन्फ्लुएंस थे। जिसमें हम एक नाम सुनते हैं, डार्विन। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। उसी तरह डार्विन या उनके जो बाद के फॉलोवर्स थे जैसे स्पेंसर हो गया, स्पेंसर, उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी को हम जैसे सोसाइटी देखती है, सोसाइटी को हम एवोल्यूशनरी फैशन में पढ़ा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है लिविंग बींग्स का, वैसे ही ह्यूमन सोसाइटी का भी एक एवोल्यूशन होता है। सोशियोलॉजी की शुरुआत होने के पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं, जिसमें हम आइडियोलॉजी ऑफ साइंस, रैशनल थॉट्स और मॉडर्निटी की बात करते हैं। मॉडर्निटी की यहाँ बात करते हैं तो मॉडर्निटी एक बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले हम बात करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ साइंस की। जब सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई, इसके बारे में चर्चा होने लगी, उस समय कुछ लोग थे जो सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस की लाइन पे ले जाना चाहते थे। जैसे कि ये मीम है कि अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग हैं। वैसे ही सोशियोलॉजी खुद को काट कर और सोशल साइंसेस से खुद को अलग करना चाहता था, कि एक प्रॉपर, एक प्योर साइंस के रूप में खुद को स्टैब्लिश करना चाह रहा था। वही हम सोशियोलॉजी की अगर बात करें, सोशियोलॉजी में हम क्या किस चीज के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, जैसे सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, इंटर रिलेशनशिप्स, एक्टर्स, ये सब हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं वो हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, डेली लाइफ में भी समझते हैं। तो क्या हम खुद को भी एक ऐसा रोल नहीं एज्यूम करवाते कि हम जैसे सोशियोलॉजिस्ट हो? तो इसीलिए सोशियोलॉजी को कुछ लोगों ने कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन भी कहा। अब सोशियोलॉजी को हमने एक तरफ नेचुरल साइंस की बात कर ली, एक तरफ हमने, कुछ लोग थे उन्होंने सोशल साइंस भी बोल दिया, और अब कुछ लोग इसको कॉमन सेंसिकल डिसिप्लिन भी बोल रहे थे। तो अभी ये डिसाइड करना कर पाना बहुत मुश्किल था कि एक्चुअल में सोशियोलॉजी को हम किस लाइन पे आगे स्टेब्लिश करें। शुरुआत के बहुत सारे हमने कारण जाने, जैसे साइंस
जैसे रैशनल थॉट्स और मॉडर्निटी। बात हम यहाँ पे करते हैं मॉडर्निटी की, कि मॉडर्निटी ने जो यूरोप में सोशल चेंज और सोशोलॉजी के इमर्जेंस में कैसे मदद करी। इससे पहले एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पहली बार समाज के बारे में कब सोचा गया होगा? तो जब पहली बार किसी ह्यूमन ब्रेन ने सोचा होगा, तब उसने कुछ ना कुछ आसपास अपने एनवायरमेंट, समाज के बारे में कुछ सोचा होगा। क्या उसी दिन से, उसी वक्त से सोशोलॉजी की शुरुआत नहीं हुई होगी? तो हम ये तो कह सकते हैं कि सोशोलॉजी की फाउंडेशन बहुत पहले हो चुकी थी। इसके उदाहरण हमको अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, रिपब्लिक ऑफ प्लेटो इन किताबों में पाई जाती है। लेकिन 19th सेंचुरी में हमें एक सिस्टमाइज्ड वे में डिसिप्लिन हमने तैयार किया गया, जिसको हमने सोशोलॉजी बोला। सोशोलॉजी की शुरुआत होने से पहले एनलाइटनमेंट पीरियड आया। ये वो पीरियड था जिस समय रेनेसा की शुरुआत हुई, या रेनेसा आया। रेनेसा का मतलब रीबर्थ, रीअवेकनिंग। ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था इटली के अंदर 14th सेंचुरी के आसपास। इस मूवमेंट ने ही एक ब्रिज तैयार किया, जहां हम पहले डार्क एज में थे। ये डार्क एज वही एज है जिस समय ट्रेडिशनल इनवर्ड लुकिंग आइडियाज और रिग्रेसिव रिप्रेसिव आइडियाज जो उस समय बहुत ज्यादा प्रिविलेंट थे, उसको हम डार्क एज बोले गए। इसका टाइम पीरियड कुछ 5th से 15th सेंचुरी के बीच में यूरोप में रहा। रेनेसा ने डार्क एज से मॉडर्न टाइम्स की तरफ हमको एक रास्ता दिखाया। बात अगर रेनेसा की करते हैं, तो रेनेसा की जो शुरुआत थी वो ये थी कि रेनेसा ने हमेशा ह्यूमनिज्म, मैन को हमेशा सेंटर में रखा, वेलफेयर की बातें करी। रेनेसा के इर्द गिर्द बहुत सारे आइडियाज पैदा हुए, जैसे फाइन आर्ट्स, लिटरेचर। इन्होंने लोगों के विचारों को एक जुबान दी, उनको आगे बढ़ने में मदद करी। इसके अलावा ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर उसकी क्या कंडीशंस है, उसकी क्या सिचुएशंस है, उसके बारे में रेनेसा ने सोचने पे मजबूर किया। इन्हीं सब आइडियाज और थॉट्स ने आगे जाकर एक फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया सोशोलॉजिकल थॉट्स के लिए, कि समाज में क्या होना चाहिए, आगे इंसान को क्या करना चाहिए, और समाज में ऐसे परिवर्तन कैसे आते हैं तो उनको ठीक कैसे किया जाए। ये सवाल बहुत सारे होने लगे। रेनेसा ने एक आइडियोलॉजी को जन्म दिया, मॉडर्निटी को। मॉडर्निटी को अगर हम तोड़ के देखें तो मोडो वर्ड से आता है। मोडो का मतलब होता है जस्ट नाउ या करंट। तो हम कह सकते हैं मॉडर्निटी एक रिलेटिव टर्म है, जो कि कल की बजाय आज कुछ अगर हम अलग कर रहे हैं या नया कर रहे हैं तो वो मॉडर्न है। कल वापस फिर से अगले दिन ये पुराना वाली जो चीज है ये पुरानी हो जाएगी, और नेक्स्ट डे हम फिर से कुछ मॉडर्न शुरुआत करेंगे। सो ऑलवेज न्यू प्रैक्टिसेस एज कंपेयर टू द ओल्ड प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड मॉडर्निटी। ये तो रही मॉडर्निटी की डेफिनेशन, बट इन सोशोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सेंस मॉडर्निटी डिनोट्स अ स्पेसिफिक पीरियड। मॉडर्निटी कुछ नहीं, एक पीरियड है, एक समय है। कहाँ पे? यूरोप में, जब कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत बदलाव हुआ, उथल पुथल हुआ, उस समय को हमने क्या नाम दिया? मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी एक टाइम पीरियड है। यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया है कि मॉडर्निटी अ टाइम पीरियड। ये मॉडर्निटी को हमने उसी तरह से सिनोनिमस मान लिया
एक पीरियड के जिस समय हमने ट्रेडिशंस को क्वेश्चंस करना शुरू किया, हम ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करने लगे। इस पीरियड में रैशनैलिटी एक नया रिलीजन बन के उभरी, एक नया रिलीजन बन के बाहर आई। सो अच्छा सेंटेंस है, रैशनैलिटी इमर्ज एज अ न्यू रिलीजन। रैशनैलिटी जब आई तो नए नए विचार आए, नए नए तर्क आए, तो तर्क आने से तो नए नए विचार आए, न्यू आइडियाज वर डिस्कस्ड, जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियाज। उसमें पाइनियर कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, रूसो जैसे लोग। दूसरी ओर कुछ नए इकोनॉमिक ऑर्डर के बारे में बात की गई, जैसा पहले फ्यूडल सोसाइटी चल रही थी, तो उससे हटकर, उससे इतर हमने न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात करी, जैसे एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म की बात करी, जेएस मिल ने यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी। तो मगर इन सब का कॉमन थ्रेड क्या था? रैशनैलिटी। तो ये सारी चीज आपस में इंटररिलेटेड थी। जब मॉडर्निटी आई, हमने 3 फैक्टर की बात करी थी, मॉडर्निटी, रैशनैलिटी और साइंस। तो ये जब तीनों आई तो इन्होंने ही आगे जाके सोशियोलॉजी की शुरुआत होने में मदद करी। हमने ये 3 तो देखी चीजें, इसके अलावा इंडस्ट्रीज, ये वही समय था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चल रहा था। इंडस्ट्री ने हमारी सोशल लाइफ इम्पैक्ट करी, हम किस तरह की मैरिज करेंगे, फैमिली हमारी कैसी होगी, न्यूक्लियर होगी, जॉइंट होगी, किनशिप हमारे मेंटेन करेंगे कि हम एक्सटेंडेड किनशिप निभाएंगे, प्राइमरी किनशिप निभाएंगे, सेकेंडरी किनशिप निभाएंगे। ये सब भी किसने डिफाइन किया? इंडस्ट्रीज। तो हम देख रहे हैं कि सोसाइटी में किस तरह से अलग अलग जगह नए नए चैलेंजेस सोसाइटी फेस कर रही है, उनको समझना था हमें। वही दूसरी ओर देखोगे फ्रांस में उस समय क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये एक मेजर और इमीडिएट इम्पैक्ट था किस पे? फ्रेंच सोसाइटी पे। यूरोप में फ्रेंच सोसाइटी पे एक बड़ा धक्का लगा, फ्रेंच सोसाइटी पूरी तरह हिल चुकी। उसी वक्त ये सोचा गया कि हमें कुछ, उनको ऐसी जरूरत महसूस हुई कि सोसाइटी को कैसे समझा जा सके, सोसाइटी में जो इस तरह से चीजें उथल पुथल हो रही है उसे कैसे समझा जा सके, उसमें कैसे हम उसको ठीक किया जा सके। इसके लिए डिसिप्लिन की शुरुआत हुई, जैसे हम सोशियोलॉजी कहें। बट हमने बोला कि मॉडर्निटी, हमने कितने सारे टॉपिक की बात करी। हमने ये बोला कि हमने मॉडर्निटी देखी, हमने ये बोला कि हमने इसके अलावा साइंस, रैशनल थॉट्स, पॉलिटिकल आइडियाज, इकोनॉमिक ऑर्डर्स, इंडस्ट्रीज, हमने इन सब के बारे में बात करी। इसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें थी, जैसे इंटेलेक्चुअल आइडियाज, मटेरियल कंटेक्स्ट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये वही चीजें जिनको हमने शॉर्ट में यहाँ पे 3 पॉइंट्स में बताए। जैसे इंटेलेक्चुअल आइडियाज की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में एक मूवमेंट शुरू हुआ, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट, 17th और 18th सेंचुरी के बीच में। किस पे ज्यादा फोकस किया गया? रीजन और इंडिविजुअलिज्म, इन पे फोकस किया। यहां तक कि एक बुक लिखी गई इरविंग जेटलिन के द्वारा। इन्होंने तो ये कहा कि जो अर्ली सोशियोलॉजी है वो डेवलप हुई है एज अ रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट, कि अगर एनलाइटनमेंट ही नहीं होता तो सोशियोलॉजी डेवलप ही नहीं होती। ठीक है। वही दूसरी ओर इन इंटेलेक्चुअल आइडियाज में डार्विन के थॉट्स भी बहुत ज्यादा फेमस हुए। जैसे डार्विन ने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात करी, उसी तरह सोशियोलॉजिस्ट ने सोचा कि सोसाइटी भी इसी तरह हम साइंस से देखते हुए समझ सकते हैं, साइंस के लेंसेज से हम समझ सकते हैं। इवन ये तक माना कि नेचुरल साइंस जो है वो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उसी तरह सोशियोलॉजी को जब हम नेचुरल साइंस की तरह पढ़ेंगे तो ये हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उसको ठीक कर सकेगी, सोशल इल्स को खत्म कर सकती है।
ये विचार लेके सोशियोलॉजी को डेवलप करने की बात चली। स्कॉलर्स ने ये तक सोचा कि सोशियोलॉजी ह्यूमैनिटी के वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करेगी, ह्यूमैनिटी को फायदा पहुंचाने में मदद करेगी। ये जो इस तरह का आइडिया था, ये फ्रांस में सबसे ज्यादा मूर्त रूप ले चुका था, एक कंक्रीट आइडिया बन चुका था। इसलिए फ्रांस में सबसे पहले सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई, जिसमें हम देखते हैं तुकायवली, साइमन अगस्कॉम्ट, स्पेंसर, इमाइल दरखाइम, ये कुछ चेहरे थे जिन्होंने फ्रांस में फ्रेंच सोशियोलॉजी की शुरुआत करी और नींव डाली। इसके अलावा जब हम बात करते हैं टीवी बोटमोर की बात करते हैं, ये नेट जेआरएफ और बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर थिंकर्स में, और इसके अलावा भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी ऐसे थिंकर्स को हम कोट कर सकते हैं। टीवी बोटमोर ने बताया कि इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम्स जो थी, कौन कौन सी थी जिन्होंने सोशियोलॉजी की इमरजेंस में मदद करी। तो जैसे एक थी इंटेलेक्चुअल के ऊपर बात हुई, तो एक होती पॉलिटिकल फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, या जो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसने मदद करी। तीसरा इन्होंने कहा मूवमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये तीन तरह के इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम्स थे जिन्होंने इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में इंफ्लुएंस किया। इसके बाद आता है मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट। जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये वही समय था जिस समय सोशियोलॉजी की शुरुआत की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि सोसाइटी में बहुत चेंज होने लगा, एक न्यू क्लास इमर्ज हुई, मिडिल क्लास। इसके अलावा एक अर्बन वर्ल्ड डेवलप हुआ जहाँ पे स्लम्स, बैड सैनिटेशंस, क्राइम्स, न्यूक्लियर फैमिली, इन न्यूक्लियर फैमिली से जुड़े हुए डोमेस्टिक वायलेंस, ब्रेकअप, डाइवोर्स रेट इंक्रीज हो रही है, ये सब चीजें भी होने लगी। तो इस कारण से भी जरूरत महसूस हुई कि सोशियोलॉजी को डेवलप किया जा सके और एक सब्जेक्ट मैटर हमको मिलना तैयार हुआ कि कौन कौन से ऐसे एरियाज है जिनको हमें पढ़ना चाहिए सोशियोलॉजी के अंदर। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुआ, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने सोसाइटी में एक चेंज लाया, लोगों के मन में इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इन सब की बातें होने लगी, डेमोक्रेसी की बातें होने लगी। जो स्टेट सिस्टम था इतने सालों पुराना, उसको कोलैप्स कर दिया गया। ये सब कारण थे, ये मॉडर्निटी के भी रीजन थे कि इस वजह से इतना परिवर्तन हुआ, इतना बदलाव आया इन सब में। इस वजह से सोशियोलॉजी की एक आवश्यकता महसूस हुई। अब एक समय गुजरा, मॉडर्निटी के हमने पॉजिटिव इफेक्ट देखे कि मॉडर्निटी ने कैसे एक पॉजिटिव इफेक्ट दिया, लेकिन समय के साथ साथ हमें मॉडर्निटी के नेगेटिव साइड्स भी दिखने शुरू हुए। इवन यहाँ तक कि जो वेस्टर्न सोशियोलॉजी है, उसके बारे में बाद में ये कहा जाने लगा कि वेस्टर्न सोशियोलॉजी की जो शुरुआत है वो मॉडर्निटी और इसके फॉलोआउट्स, इसके परिणामों को पढ़ने के लिए ही शुरू की गई, ये कहा गया। तो फिर सोशियोलॉजी को सिर्फ मॉडर्निटी ना समझ के और थोड़ा और आगे जब हम बढ़े, तो हमने इसके नेगेटिव साइड्स, इसके फॉलोआउट्स को देखने के लिए भी हमने सोशियोलॉजी की का एक कारण बताया कि इसको पढ़ने का कारण एक ये भी था। इसके अलावा जॉन हैरिस ने अपनी किताब में ये तक कहा कि सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ डिसिप्लिन which arose in direct response to the social problems posed by modernity। यहाँ तक कुछ लोगों को तो ये बोला कि सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ी क्योंकि मॉडर्निटी के कारण सोशल प्रॉब्लम सोसाइटी में आए पनपे, इस कारण से हमको सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ी। दो तरह की बातें हुई है, एक ये है कि मॉडर्निटी की आई इसलिए सोशियोलॉजी आई,
कि लोगों ने सोचना शुरू किया, एक मॉडर्निटी पॉजिटिव साइड की वजह से एक नए विचार आने लगे, इसलिए सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ी। दूसरी साइड ये कहा गया कि मॉडर्निटी ने लोगों की जिंदगी खराब करी, समाज में उथल पुथल करी, इस वजह से सोशियोलॉजी को स्टेब्लिश करना पड़ा। हमने ये भी देखा कि अरविंद जेटलिंग जो थे, उन्होंने कहा कि अर्ली सोशियोलॉजी डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू एनलाइटनमेंट। इन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी की शुरुआत एनलाइटनमेंट की रिएक्शन में। अब सोशियोलॉजी की जब शुरुआत हुई तो कुछ सोशियोलॉजी एज अ यंग डिसिप्लिन, उसको क्या क्या चाहिए था, अपना एक सब्जेक्ट मैटर कि वो क्या पढ़ेगा, जो हमने पिछले क्लासेस में भी, हमने पिछले जो स्लाइड्स है उसमें देखा कि जैसे हम फैमिली की बात कर रहे हैं, किनशिप की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मॉडर्निटी की बात कर रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट मैटर उसको चाहिए था, पर्सपेक्टिव्स चाहिए थे। किन मेथड्स पे? सोशल साइंस के मेथड पे, नेचुरल साइंसेस के मेथड पे, किस तरह से हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे। जो अर्ली थिंकर्स थे उनको लगा कि हमें न्यू एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए, जो कि एम्पिरिकल मेथड यूज करके और सोशल इन्वेस्टिगेशन यूज करके पाए जा सकते हैं। पहली बार ऐसा कोई टूल यूज हुआ सोशियोलॉजी में, वो हुआ सोशल सर्वे। एक रिपोर्ट तैयार की गई, स्टेट ऑफ पुअर रिपोर्ट। ये पहली ऐसी रिपोर्ट थी जो साइंटिफिक सर्वे बेस्ड थी यूरोप के अंदर। इस रिपोर्ट ने ही ये बताया कि पॉवर्टी जो है वो नेचुरल नहीं होती, बट अ सोशल फिनोमेना, एक सोशल फिनोमेना होती है। पॉवर्टी आर्टिफिशियल होती है। ये इस रिपोर्ट के कारण हमें पता लगा। तो इसने भी एक नई उम्मीद जगाई सोशियोलॉजी के अंदर कि सोशियोलॉजी को हम जब नेचुरल साइंस के या साइंटिफिक मेथड यूज करके पढ़ेंगे तो शायद हम समाज में जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वही, जैसे हमने मॉडर्निटी की दो साइड्स हमने पहले भी देखी। मॉडर्निटी एक वो था जिसने सोशियोलॉजी की शुरुआत करने में मदद करी, और एक मॉडर्निटी वो था जिसके कारण सोशियोलॉजी शुरू हुई। कि मॉडर्निटी के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, उनको ठीक करने के लिए हमको सोशियोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ी। और एक ये था कि मॉडर्निटी शुरुआत ही इसलिए करी, सोशियोलॉजी की शुरुआत ही इसलिए करी ताकि हम और मॉडर्न हो सके, हम जो हमारा बैकग्राउंड था, हम जो डार्क एजेस से बाहर निकले, उनको समझ सके। उन्हीं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स में एक व्यू पॉइंट ये भी आता है कल्चरल थ्योरिस्ट का, सॉरी, क्रिटिकल थ्योरिस्ट। क्रिटिकल थ्योरिस्ट, इनको हम न्यू मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी से ये बिलोंग करते हैं। क्रिटिकल थ्योरिस्ट, इसमें जो मेन प्रपोनेंट है इसके, वो जैसे जिगमंड बाउमन और थियोडर अडोर्नो। ठीक है, ये दो लोग हैं जो क्रिटिकल थ्योरीज के नाम पे फेमस है। मॉडर्निटी, इनके इनके अनुसार मॉडर्निटी क्या है? एक शिफ्ट है टुवर्ड्स एलियनेशन एंड कमोडिटी फेटिशिज्म। इनका ये कहना था कि मॉडर्निटी हमें, जो एक आइडियल्स थे, जो हम एक फिलोसॉफी थी एनलाइटनमेंट वाली, उससे हटकर हमको किस तरफ ले जाया जा रहा है? एलियनेशन की तरफ, कमोडिटी फेटिशिज्म। ये इनका कहना वही है कि मॉडर्निटी के नाम पे कुछ भी प्रमोट किया जा रहा है, कुछ भी चीजें मार्केट में या लोगों में चल रही है। कहीं तक ये सही भी थे, क्योंकि आजकल ऐसी चीजें होती है। इसके अलावा स्मुएल एसेनडार्ट, इनका नाम मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये अपनी किताब में कहते हैं, इनकी किताब का नाम है कंपैरेटिव सिविलाइजेशन एंड मल्टीपल मॉडर्निटी। ये कहते हैं कि मॉडर्निटी का कोई सिंगल डेफिनेशन होती नहीं है,
इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स एंड इंटरप्रिटेशंस। ये इनका कहना था। तो इसी के साथ हमारी आज का जो लेक्चर है ये हमने समझा। इसमें हमने ये देखा कि कैसे सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन की शुरुआत होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं, मॉडर्निटी कैसे हेल्प करती है सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने में।